है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म डिस्कस किया था। सो एट द एंड हम उसमें डिफरेंस पढ़ रहे थे SN1 और SN2 में। सो मैंने आपको एक लास्ट जो हमारा डिफरेंस था स्टीरियो केमिस्ट्री का वो समझाया था कि जो SN1 रिएक्शन है वो इन्वर्सन और रिटेंशन दोनों शो करती है, वेरेस जो SN2 है वो सिर्फ इन्वर्सन शो करती है। ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करूँगी। ठीक है। सो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ स्टीरियो केमिकल आस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, जिससे आपको जो स्टीरियो हैं SN1 और SN2 की वो बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगी। ठीक है। मतलब हम कुछ टर्म्स देखेंगे पहले कि उनका मतलब क्या होता है। देखो, जो फर्स्ट हमारे स्टीरियो केमिकल आस्पेक्ट्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी एक एबिलिटी है कंपाउंड की, जिससे वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी किसकी? ऑफ ए कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करने जिस कंपाउंड की एबिलिटी होती है ना, वो होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन है। जो शुगर सॉल्यूशन होता है ना, उसके अंदर ऑप्टिकल रोटेशन होती है। जिसको हम किसके थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं? पोलैरीमीटर के थ्रू, बिकॉज इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। अब पोलैरीमीटर क्या होता है? पोलैरीमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट रोटेट किस एंगल से हो रही है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पोलैरीमीटर। ठीक है। मैं अभी इसको डायग्राम से आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ क्या है, क्या पोलराइज लाइट है, क्या पोलैरीमीटर है। ठीक है। अभी पहले इतना देखो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो ये एक आस्पेक्ट है, इसका मतलब क्या है। ठीक है। ये तो एबिलिटी है कंपाउंड की, जिससे प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को वो रोटेट कर सकता है। ठीक है। अगर जो कंपाउंड है, इफ कंपाउंड इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इफ कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो उसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या बोल सकते हो डी फॉर्म। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम पॉजिटिव से। ठीक है। अगर ये कंपाउंड इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वेरएस अगर वो ही यही कंपाउंड इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो वो होता है लीवो रोटेटरी, या बोल सकते हैं एल फॉर्म। ठीक है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं नेगेटिव साइन से। ठीक है। अब देखो, इसको डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमने कोई लाइट सोर्स लिया हुआ है, कोई बल्ब है। ठीक है। इस तरह से कोई बल्ब है, ये है लाइट सोर्स। ठीक है। ये लाइट सोर्स क्या करेगा? अनपोलराइज लाइट को जनरेट करेगा। इससे क्या जनरेट होगी? अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है। इस अनपोलराइज लाइट को ये जाएगी किसमें? पोलराइजर में डालेंगे। ये क्या होता है? पोलराइजर। पोलराइजर में गई, पोलराइजर में जाके यहाँ से जो लाइट प्रोड्यूस हुई वो कौन सी हुई? प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब जिसकी एक ही डायरेक्शन है। ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट जनरेट होगी। प्लेन पोलराइज लाइट जब जनरेट हुई, इसको हमने डाला किसमें? पोलैरीमीटर में। ये प्लेन पोलराइज लाइट कहाँ गई? पोलैरीमीटर में गई। पोलैरीमीटर के अंदर क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन होता है।
ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइट निकली उसको हमने डाला, आप कह सकते हो पोलैरीमीटर में, या फिर एनालाइजर बोल सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें हम चेक करेंगे कि जो लाइट है वो किस एंगल से रोटेट हो रही है, मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है अंदर या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से इसको हम, यहाँ पे क्या कौन होता है, ऑब्जर्वर, वो क्या करता है, इसको ऑब्जर्व करता है कि यहाँ से जो लाइट है वो ऐसे क्लॉक, जो लाइट जनरेट हुई वो ऐसे क्लॉकवाइज हुई या एंटी क्लॉकवाइज हुई, कैसे रोटेट हो रही है। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं हम कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज में सो लीवो रोटेटरी। ठीक है, आई थिंक ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड जो हमारा स्टीरियो केमिकल आस्पेक्ट होता है सिमेट्रिक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें क्या होता है, जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है 4 ग्रुप्स की अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम, वो होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और जो सारे सब्सिक्वेंट कार्बन एटम से अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, चारों डिफरेंट सब्सिक्वेंट। मतलब देखो, सबसे पहले तो कार्बन होगा सेंटर में। ठीक है, अब कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बना देते हैं हम इसके। और आपको पता, ये भी पता है कि जो जैसे CH4 है, मीथेन है, इसकी ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है ना इसकी, कि जो हाइड्रोजन है कार्बन के चारों तरफ वो कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, एक ऊपर एक नीचे, एक अबव लगा होगा, ऐसे अबव लगा होगा, एक बिलो लगा होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में टेट्राहेड्रल कैसे। 1 सेकेंड मैं दिखा देती हूँ फिर से आपको। ये होती है ना टेट्राहेड्रल, देखो बीच में कार्बन है, मेरा थंब, ये 1 2 3 और ये ऊपर लगा हुआ 4th कार्बन। ठीक है, समझ रहे हो, ये है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब देखो इसमें एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है, वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन से जो 4 एटम्स अटैच हैं, जो 4 सब्सिट्यूएंट कार्बन से लगे हैं, वो चारों क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट क्या, जैसे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक OH लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, एक C2H5। चलो, ये चारों डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये चारों डिफरेंट होंगे कार्बन के चारों तरफ, जो चारों सब्सिट्यूएंट डिफरेंट होंगे, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना क्लियर है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल किसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें सेकंड चीज़ क्या आती है, एक तो ऑल 4 सब्सिट्यूएंट आर डिफरेंट, एक तो ये चारों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट हो गए। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है इसमें, द मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑन द मॉलिक्यूल, सच कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। अब कहते हैं कि जो मिरर इमेज है इज नॉट सुपर इम्पोज। ठीक है, सुपर इम्पोज का मतलब, सपोज हमने यहाँ, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल था, हमने यहाँ मिरर लगा दिया। ठीक है, मिरर लगा दिया हमने, ऐसे करके मिरर लगा दिया एक। ठीक है, अब सेम इधर बनी। ठीक है, मिरर से, मिरर में हमें इसकी इमेज दिखेगी। ठीक है जी, देख लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो जो ये हमारे पास बिलो था, मतलब नीचे की तरफ था जो, वो ऊपर दिखाई देगा, वो अबव दिखाई देगा, और जो अबव था वो नीचे की तरफ दिखाई देगा। जब हमने इसके यहाँ पे मिरर लगाया, ठीक है, मिरर लगाया यहाँ पे बीच में, ठीक है, इसकी हमें इमेज दिखाई देगी। इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि जो नीचे था, जो इस ऐसे कार्बन से अटैच था, ये वाला, ठीक है, ये वाला अटैच था, ये कि आगे है, ये कि पीछे है। जो पिछले वाला था वो हमें आगे दिखाई देगा, और जो आगे वाला है वो हमें पीछे दिखाई देगा। ठीक है, इसकी मिरर इमेज में हमें ये ऐसे दिखाई देंगे। चलो ठीक है, मिरर इमेज में हमें ऐसे दिखाई देगी। अब सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, अगर हम इस मॉलिक्यूल को उठाते हैं,
इस मॉलिक्यूल को हमने उठाया और इसके ऊपर रख दिया, इसको उठाया इसके ऊपर रख दिया, तो ये इसके साथ फिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब OH OH के ऊपर आना चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर आना चाहिए, जो CH3 है वो ऐसे ही बिलो लगा हुआ है तो बिलो आना चाहिए, बट ठीक है, तो वो होते सुपर इम्पोज। अब इसने कहा सुपर इम्पोज क्या होने नहीं होने चाहिए, मतलब जो CH3 है वो CH3 के ऊपर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे तो CH3 बिलो लगा हुआ है, यहाँ पे अबव लगा हुआ है, तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब मैं सुपर इम्पोज का मतलब आपको बताती हूँ। जैसे ये मेरा एक हैंड है, ठीक है, मेरा एक हैंड है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अपना दूसरा हैंड रख रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मिरर लगा रखा है, यहाँ पे बीच में मिरर लगा दिया, ठीक है। इधर मेरी दूसरे हैंड की इमेज है, ठीक है, मेरे दोनों हैंड की इमेज है। अब मैंने क्या किया, अपना हैंड को उठा के इसके ऊपर रख दिया, अपने दूसरे हैंड के ऊपर रख दिया, मतलब यहाँ से मैंने इसको क्या करते सुपर इम्पोज करा दिया इसके ऊपर, ठीक है। बट मेरे जो थंब है ये बाहर निकले हुए हैं दोनों, ठीक है, थंब दोनों बाहर निकले हुए हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो रहे, ठीक है। एक थंब के ऊपर दूसरा थंब तो नहीं आ रहा ना, एक थंब के ऊपर दूसरा थंब नहीं आ रहा, सो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, सो इसको बोलेंगे नॉट सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। ऐसे ही ये है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो इसको नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हमारे पास बननी चाहिए। जिन मॉलिक्यूल्स में नॉट सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज बनती है वो होते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, मतलब ये इसके ऊपर फिट नहीं होना चाहिए, ये नॉट सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए दोनों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो कार्बन के चारों तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होने चाहिए वो चारों डिफरेंट होने चाहिए, और अगर इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। उन कार्बन्स को बोला जाता है एसिमेट्रिक कार्बन। ये कार्बन क्या होगा फिर, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ही एक चीज़ आती है कायरल। कायरल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, कायरल आती है, उसके बाद आएगा एक कायरल, ठीक है। एक चीज़ है कायरल, एक है ए कायरल। अब कायरल किन को बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन द मिरर इमेज, ठीक है। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, मैंने आपको बता दिया नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे होंगे, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर फिट नहीं हो रही, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया अ पेयर ऑफ हैंड्स का, ठीक है। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता तो वो क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो पेयर ऑफ हैंड्स क्या हो गया, कायरल, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कायरलिटी। कायरलिटी मतलब, और ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराते हैं। उसके बाद ए कायरल, ए कायरल में क्या होता है, ये सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ठीक है। सुपर इम्पोजेबल कैसे, देखो ये कार्बन है, इसमें अबव CH3 हो गया, बिलो भी क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज हमने ली, ऐसे दिखेगी। अब अबव जो CH3 था वो बिलो दिखेगा, और जो बिलो था वो अबव दिखेगा, बट रहेंगे तो दोनों CH3 ही ना, रहेंगे तो दोनों CH3 ही, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर उठाएंगे, ये फिट हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, सुपर इम्पोजेबल हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। सो वो मोलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, ए कायरल, और बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। सो कायरल ए कायरल समझ में आ गए। ये होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये होते हैं सुपर इम्पोजिबल। कायरलिटी, इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी बोला जाता है, और ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें एक टर्म इनेंशियोमर्स। अब इनेंशियोमर क्या, द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। मतलब हमारे पास समझो दो स्टीरियो आइसोमर बने, मैंने आपको आइसोमर बताया था पहले भी, आइसोमर मैंने कहाँ पे बताया था, जब हम ऑर्थो मेटा पैरा वो पढ़ रहे थे, फिर मैंने आपको बताया था कि दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो आइसोमर बनता है, पैरा आइसोमर। कि आइसोमर क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं दोनों में, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, सेम नंबर ऑफ हेलोजन्स होते हैं, ठीक है।
तो इनैंशियोमर क्या होंगे, वो स्टीरियो आइसोमर, द स्टीरियो आइसोमर related to each other are non superimposable mirror image। ठीक है, ये होते हैं इनैंशियोमर्स। जो दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए एक दूसरे की। ओके, नेक्स्ट इसमें टर्म आती है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर क्या, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इनैंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब वो मिक्सचर जिसमें दो इनैंशियोमर इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब 50-50 होगा, एक 50 होगा तो दूसरा भी क्या होगा 50 होगा, उसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगी, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। जीरो ऑप्टिकल रोटेशन क्या मतलब, समझ लो 50% वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, और 50% ही क्या है, वो लीवो रोटेटरी है। ठीक है, अब इसने इसको लेफ्ट में किया, सॉरी राइट, सॉरी क्लॉकवाइज किया, इसने एंटी क्लॉकवाइज किया, तो दोनों क्या होगी, कैंसिल होगी, सो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होगी। ठीक है, और अगर मतलब और क्या होता है, एक तो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन वाला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट वही कि मिक्सचर के अंदर क्या होना चाहिए, दो इनैंशियोमर इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एक भी 50 दूसरा भी 50 इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो वो होता है रेसिमिक मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब इसके साथ DL ऐसे लिखा जाता है, इसको DL दोनों लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों लिखेंगे बिफोर द नेम। फॉर एग्जांपल जैसे प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, ये डेक्स्ट्रो भी है, ये लीवो भी है। ठीक है, ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है इसको, जिसमें दोनों होते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो फर्स्ट मैंने आपको बताया कायरल कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया ए कायरल कौन से होते हैं। ठीक है, सेकंड इस तरह से गिवन है। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया कि कायरल कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, कि मिरर लगा के आप देखते हो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है या सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, एक इसका एक और मेथड क्या है, जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, उनमें क्या होता है, कार्बन के चारों तरफ क्या होते हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, चारों क्या होंगे, अलग अलग। जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है वही कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जिनके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे वो कायरल होंगे, और जिनके चारों तरफ डिफरेंट चारों डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होंगे वो क्या होंगे, ए कायरल होंगे। अब देखो इसमें चारों डिफरेंट है, सो ये क्या है, कायरल। इसमें दो सेम है तो ये क्या है, ए कायरल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इस तरह से है, इधर अबव लगा हुआ है OH, बिलो लगा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इसमें कार्बन तो काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले हम कायरल कार्बन ढूंढेंगे, कौन सा ऐसा कार्बन है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये वाला कार्बन है, एक लगा हुआ है OH, एक लगा हुआ है H, एक लगा हुआ है CH3, और एक ये इतना बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है जिसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और इनके साथ आगे हाइड्रोजन्स भी होंगे। तो चारों डिफरेंट हो गए, चारों डिफरेंट हो गए तो मतलब ये क्या हो गया, कायरल। ठीक है, सो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और रह गई हैं, उसके बाद हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे SN1 एंड SN2 की। देखो अब रिटेंशन, रिटेंशन क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था उनके डिफरेंस में, एक रिटेंशन होती है, SN1 रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होती है, और वो इन्वर्जन होती है। सो देखो रिटेंशन का मतलब क्या है,
रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज preservation of integrity of the spatial arrangement of bond to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation. मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री या बोल सकते हो जैसा मॉलिक्यूल हमने प्रोडक्ट में लिया सेम एज वही हम सॉरी जैसा मॉलिक्यूल हमने रिएक्टेंट में लिया सेम एज वही मॉलिक्यूल हम प्रोडक्ट में लेते हैं. ठीक है, मतलब जैसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है. ठीक है, सो जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था वहीं पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया. ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, उसने अगर वो मतलब अबव लगा हुआ था न्यूक्लियोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी अबव से ही आया तो उसको बोल लेंगे रिटेंशन. ठीक है, मतलब इंटेग्रिटी में कोई चेंज नहीं आना. ठीक है, जैसे देखो ये है C2H5 लगा हुआ है, इधर अबव लगा लो CH3 और यहाँ लगा हुआ है X. ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल है. इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस पे और इसने जाना है यहाँ से. यही होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में. ठीक है, ऐसे कराएंगे. ये न्यूक्लियोफाइल आया, इसने इसकी जगह ले ली, ये गया यहाँ से. ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल जब प्रोडक्ट बनेगा मतलब ये सेम जगह से आया, जहाँ पे ये लगा हुआ था ना उसी जगह से इसने अटैक किया और वहीं से ये निकल गया. ठीक है, तो उसको रिटेंशन मतलब इंटेग्रिटी क्या है, सेम है, प्रिजर्व्ड है, जैसी रिएक्टेंट में थी वैसी ही प्रोडक्ट में हमें मिली. ठीक है, मतलब इसने ये नहीं है कि इसने अबव अटैक किया या इसने बिलो अटैक किया, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें. जैसा हमारे पास रिएक्टेंट में था वैसा ही हमें प्रोडक्ट में मिल गया, तो वो होता है रिटेंशन. ठीक है, इन्वर्जन में क्या होता है, इंटेग्रिटी क्या होती है, लॉस. इसमें क्या होती है, लॉस ऑफ इंटेग्रिटी. मतलब सेम एग्जांपल लेती हूँ मैं, ये है. ठीक है, वाई आएगा इस पर अटैक करेगा. अब सपोज वाई कहाँ से आया, यहाँ से आया और ये यहाँ से गया. ठीक है, दिखाई दे रहा है चेंज, आया ना चेंज. इसमें तो क्या था, जहाँ से गया उसी साइड पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ. वेयर इसमें क्या हुआ, इधर से न्यूक्लियोफाइल आया और इधर से हमारा वो निकल गया, जो लिविंग ग्रुप था हमारा, ये लिविंग ग्रुप होता है. इधर से न्यूक्लियोफाइल आया और इधर से ये लिविंग ग्रुप निकल गया. यहाँ पे यहीं से आया और यहीं से निकला. ठीक है, तो इसमें इंटेग्रिटी हमारी क्या होगी, चेंज होगी, या कह सकते हो लॉस ऑफ इंटेग्रिटी होगी एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर. ठीक है, सो ये होती है इन्वर्जन, जिसमें चेंज आता है. इसमें सेम रहती है, इसमें क्या होता है, चेंज आता है. ठीक है, रिटेंशन समझ में आ गया, इन्वर्जन समझ में आ गया. नेक्स्ट आता है इसमें रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. रेसिमाइजेशन में क्या होता है, 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन. ठीक है, 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, मतलब दोनों मिलेंगे, इन्वर्जन में मिलेगा और रिटेंशन में मिलेगा. ठीक है, ओके. इफ़ 50-50 मिक्सचर ऑफ द अबव ऑफ द टू प्रोडक्ट, देन उस प्रोसेस को बोला जाता है रेजिमाइजेशन. चलो ठीक है, ये भी आ गया समझ में रेजिमाइजेशन क्या होता है. तीनों चीज़ें क्लियर होगी, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेजिमाइजेशन. ओके, नाउ आई डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2, जिसके लिए हमने इतनी राम कहानी पढ़ी है. अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आते हैं. मेन जो हमारा टॉपिक था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2. ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस में बताया ही था. मैंने आपको डिफरेंस में क्या बताया था, SN1 क्या शो करता है, SN1 रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों शो करता है. रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों शो करने का मतलब क्या, रेजिमाइजेशन शो करता है. वेयर इज
SN2 क्या करता है, इन्वर्जन शो करता है। ठीक है, अब हम रीज़न देखेंगे कि ये दोनों क्यों शो करता है और ये इन्वर्जन ही क्यों शो करता है। ठीक है, सबसे पहले हम SN2 देखते हैं। SN2 में क्या था, हमें पता है इन्वर्जन होता है। ठीक है, मतलब जहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा उसकी अपोजिट से लिविंग ग्रुप निकलेगा। ठीक है, अपोजिट मतलब लॉस ऑफ इंटेग्रिटी। अब देखो इसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म हैज़ द इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। ठीक है, जो कॉन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। दिस इज बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द अपोजिट साइड। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ से OH नेगेटिव अटैक किया, इधर से OH नेगेटिव अटैक किया और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला। ठीक है, Br नेगेटिव। सो ये होता है इन्वर्जन। SN2 में क्या होता है, हमारे पास इन्वर्जन होता है। आ गया समझ में? ठीक है, अब मैंने आपको डिफरेंस में एक और चीज़ बताई थी। क्या बताया था कि जो SN2 होता है ना, उसमें हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, सो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, फटाफट से इस पर अटैक करता है, स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से लिविंग ग्रुप फटाफट से निकलता है। ठीक है, मतलब पर ये अपोजिट साइड से करता है, सेम साइड से न्यूक्लियोफाइल नहीं आता इसमें। ठीक है, चलो इसमें हो गया इन्वर्जन। अब नेक्स्ट होती है SN1 में मैंने आपको क्या बताया था, रेजिमाइजेशन होता है। दोनों चीज़ें, इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन, बोथ। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों, बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द प्लेन ऑफ कार्बोकेटायन रिजल्टिंग इन द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था इसकी कि SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। ओके, अब उस कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब उस कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, उसमें मतलब इन्वर्जन भी हो सकती है, उसमें रिटेंशन भी हो सकती है। अब न्यूक्लियोफाइल सेम जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दूसरा प्रेजेंट था उस साइड से भी अटैक कर सकता है और उसके अपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। सेम एग्जांपल लूँगी मैं सो दैट आपको क्लैरिटी आए। यहाँ से निकला Br, ठीक है, निकलने के बाद हमारे पास क्या बना, कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन निकला क्या, Br नेगेटिव। अब ठीक है, अब OH नेगेटिव अटैक करेगा, इस साइड से भी कर सकता है, OH नेगेटिव इस साइड से भी कर सकता है। जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये फ्री है, ये इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें जो ये पुराने वाला न्यूक्लियोफाइल था ये पहले ही निकल जाता है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बट SN2 में ऐसा नहीं है। SN2 में दोनों प्रोसेस सेम स्टेप में होते हैं, सेम स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। इस वजह से ये अपोजिट साइड से आता है। ठीक है, इस वजह से ये सेम साइड से नहीं आता। ठीक है, क्योंकि इसको भी निकलना है। अब इसको भी जब निकलना है तो ये इस साइड से थोड़ी अटैक कर देगा इसके ऊपर, दूसरी साइड से अटैक करेगा तभी ये निकल पाएगा ना इजीली। और वैसे भी जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, उनको हिंड्रेंस पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती, खुला उनको मतलब पूरा खुले में रहना पसंद होता है। ठीक है, तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, जहाँ पे भीड़ होती है ना, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करते। ठीक है, सो इस वजह से इसमें ये फ्री है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पहले ही निकल गया, ये वाला पहले ही निकल गया। ठीक है, सो इस वजह से इसमें क्या होती है, रिटेंशन भी होती है और इन्वर्जन भी, दोनों होती है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट हमारे पास इधर से भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है।
वटावर जो भी था देख लेना, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। समझ में आया इसका ये चीज़ कि इसमें इन्वर्जन क्यों, और इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही क्यों, ठीक है। क्योंकि इसमें अपोजिट साइड से आता है, सेम साइड से नहीं आ सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी रिएक्शन में प्रेजेंट है। दोनों चीज़ें सेम स्टेप में होने की वजह से इन्वर्जन होता है। फिर SN1 में न्यूक्लियोफाइल पहले ही निकल जाता है, ठीक है, कार्बोकेटायन बन जाता है। सो न्यूक्लियोफाइल फ्री है, वो रिटेंशन भी शो कर सकता है, वो इन्वर्जन भी शो कर सकता है, ठीक है। सो ये थी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल, जो हमारी 2 रिएक्शंस बची हुई हैं, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स की, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स की, वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो या इसके सारे जो नोट्स हैं मैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल जो मेरा है केमिस्ट्री विद विशाखा में प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से सारा रीड कर सकते हो। सो या स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कोई भी क्वेरीज हैं कमेंट करके पूछ लो। ओके, थैंक यू सो मच।